नेक्स्ट अब हमारा आता है, लिखेंगे लाइबिलिटी, तो आपने लिया ही है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। ठीक। अब देखिए, जैसे ये हमारी शॉप है, फिर से मैंने एक शॉप का फोटो बना दिया। जो चीज इस शॉप की अपनी नहीं है, जो चीज उसने किसी से मांगा है, वो उसकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटीज। एक लेमन लैंग्वेज में बोलो तो ठीक है। जैसे मान लो इस शॉप ने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। तो शॉप में क्या आ गया, 1 लाख रुपए आ गए। लेकिन शॉप के ऊपर साथ ही साथ एक लाइबिलिटी भी आई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई, एक ऑब्लिगेशन भी आया कि ये पैसा उसको कभी ना कभी बैंक को रिटर्न करना है। तो ये पैसा उसके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटीज बन गया, दायित्व बन गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, एक ऑब्लिगेशन बन गया कि हमें ये पैसा कभी ना कभी चुकाना है। इन द सेम वे, मान लो शॉप ने मिस्टर बी से पैसा लिया। तो मिस्टर बी से मान लो शॉप ने 50,000 रुपए लिए, तो मिस्टर बी भी बिजनेस के लिए क्या बन गए, लाइबिलिटी बन गए। शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप बोलेगा कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कितने की, 50,000 की। किसके लिए, मिस्टर बी के लिए, कि मुझे ये पैसा कभी ना कभी मिस्टर बी को देना है। तो जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, मतलब मनी उधार लेते हैं, या फिर किसी से सर्विसेज भी उधार लेते हैं, तो दोनों ही केस में आपके ऊपर एक क्या क्रिएट हो जाती है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो मैम सर्विसेज का क्या मतलब है, यहाँ पर एक बार सर्विसेज का भी एग्जांपल देख लीजिए। अभी अभी मैंने आपको मनी का एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी से, तो आपने, अब आप बोलोगे कि मैम जो ओनर होता है बिजनेस का, जो इस बिजनेस में पैसा लगाता है, तो आपने बोला था कि ओनर और शॉप दो अलग अलग पर्सन है। तो अगर ओनर पैसा लगाएगा, जिसको कि हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो क्या वो भी शॉप के लिए लाइबिलिटी होगा? तो डेफिनेटली वो भी शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। लेकिन हम उसको इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या, इन सब्सटेंस वो लाइबिलिटी ही है। क्यों? क्योंकि शॉप को ये पैसा कभी ना कभी ओनर को लौटाना है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम मानते हैं कि शॉप अलग है और ओनर अलग। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि सर्विसेज को, आप किसी से सर्विसेज उधार लेते हैं तो आपके ऊपर कैसे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपकी ये शॉप है, आपने शॉप में एक स्टाफ रखा है, ठीक है, एक स्टाफ रखा है। स्टाफ को आपको 300 रुपए डेली के हिसाब से, 30 दिन का 9,000 रुपए सैलरी पे आपने रखा है उसको, ठीक है। लेकिन आप सैलरी डेली डेली तो देंगे नहीं, सैलरी तो मंथ एंड पे ही देंगे। तो आप स्टाफ से डे वन आपने सर्विसेज ले ली, स्टाफ आया आपके दुकान में, दुकान को खूब अच्छे से लगा वगा दिया, दिन भर काम किया, रात को 8 बजे छुट्टी हुआ, घर चला गया। तो अब कितना पैसा ड्यू हो गया, 300। स्टाफ अगले दिन फिर आया, फिर उसने काम किया, फिर कितना पैसा ड्यू हो गया, 300। शॉप के पास टोटल कितने ड्यू हो गए, 600 रुपए। 600 रुपए ड्यू होने का मतलब क्या हुआ, कि शॉप के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई कि अब मुझे उस स्टाफ को 600 रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि बदले में आपने उससे काम ले लिया है। इस तरह करते करते अगर 15 दिन बीत गए, 15 डेज, तो 15 डेज में 300 × 15, यानी कि 4,500 रुपए आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब शॉप के ऊपर एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एक ऑब्लिगेशन हो गया। अगर वो स्टाफ आके 15वें दिन कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता, मुझे आपका वर्क को डिसकंटिन्यू करना है, तो आई नीड टू पे, आई हैव टू पे रुपीज 4,500 टू डेट स्टाफ। मीन्स व्हाट, कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुकी है, आप लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उतनी की सर्विसेज आपने बदले में ले ली है। तो होप सो कि ये लाइबिलिटी का पार्ट आपको क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। और एक बार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो लाइबिलिटी आपको इमीडिएट नहीं पे करनी है, 1 मिनट रुकेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। जो लाइबिलिटी आपको 1 साल के बाद पे करनी है, पीरियड पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज, उसको आप क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल के लिए, ठीक है।
आपने बैंक से लोन ले लिया 5 इयर्स के लिए, तो वो कैसी लाइबिलिटी हो गई? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि उस पैसे को आपको 5 साल बाद पेमेंट करना है। या अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स ले लिया कि 1 साल बाद ये इंस्टॉलमेंट भरेंगे, दूसरे साल ये इंस्टॉलमेंट, तीसरे साल ये इंस्टॉलमेंट, तो वो भी कैसी लाइबिलिटी हो गई? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। लेकिन जो लाइबिलिटी आपको 1 साल के अंदर पे करना है, विधि, अब जैसे मान लो आपने किसी दुकान से उधार माल खरीद के लाया, तो क्या वो जो क्रेडिटर है जिससे आपने उधार माल खरीदा, तो क्या वो आपको 1 साल तक के लिए बोलेगा कि आप मेरा पैसा छोड़ दो, मत दो? ऐसा नहीं होगा। वो आपको मैक्सिमम 2 महीने की क्रेडिट देगा, 3 महीने बहुत होगा तो वो 6 मंथ की क्रेडिट देगा। तो ऐसी जो लाइबिलिटीज होती हैं, वैसी लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो क्या मैम जो आपने क्रेडिटर पढ़ाया था हम लोगों को अभी अभी, तो क्या वो क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है? तो डेफिनेटली डियर, जो क्रेडिटर होता है, जो अभी अभी मैंने आपको एक क्रेडिटर का एग्जांपल दिया था शॉप में, जिससे आपने उधार माल खरीदा था, याद है ना? क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर भी बिजनेस के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको आज नहीं तो कल इसको पैसे देने हैं। अगर आप बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल से कम के लिए लोन लेते हैं, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो वैसे वैसे सिचुएशन में वो जो लोन है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर आपकी कोई डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप बीच बीच में पूछते रहिएगा। अगला टर्म लिखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट टर्म। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने जो स्टाफ का एग्जांपल दिया, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है? दुकान के ओनर का रेंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दुकान के ओनर का रेंट। जैसे जैसे आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, बदले में आप पैसे नहीं दे रहे हैं, वो ड्यू होती जा रहा है। तो उस केस में, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके टीचर ने आपसे बोला कि भाई 1 महीने का फी जो है वो 3,000 रुपए लगेगा। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 30, यानी हर दिन का आपका 300 रुपीज आपका फी है। ठीक है, सॉरी 100 रुपीज ना, 100 रुपीज आपका फी है। तो उस केस में क्या होगा? आपको जैसे आपने एक दिन पढ़ाई कर ली, आपका कितना पैसा ड्यू हो जाएगा? 100। 2 दिन पढ़ाई कर ली, आपका कितना पैसा ड्यू हो जाएगा? 200। अगर आप 15 दिन बाद आप बोलोगे कि मुझे नहीं आना है, तो आपको कम से कम 1,500 उस पर्सन को दे के तब वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उतनी दिन की सर्विसेज अवेल कर लिया है। तो वो उस आपके ऊपर एक क्या क्रिएट हो गई? एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए, एक्सपेंसेस, नंबरिंग आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं खर्च, या अगर बहुत टिपिकल हिंदी लिखूं तो इसको बोलते हैं व्यय। हो गया? चलिए, अब आपकी शॉप में एक्सपेंस किसको बोलेंगे? ठीक है, तो शॉप में, शॉप को चलाने के लिए हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट आपका, जिसको आप एसेट्स का नाम दे रहे हैं। दूसरा होता है आपके शॉप को चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे मान लो आपने शॉप में एक स्टाफ रख लिया, तो स्टाफ को आपने क्या दिया? सैलरी दिया। तो सैलरी आपके बिजनेस का क्या है? सैलरी आपके बिजनेस का खर्चा है। खर्चा वो है जो आपके प्रॉफिट को कम करता है। सैलरी, आपने स्टाफ को सैलरी दिया, ये सैलरी आपके बिजनेस का क्या? एक्सपेंस, खर्च है। उसके बाद खर्चे को आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, लाइक एक्सपेंसिव, लाइक एसेट। एसेट को आप मार्केट में बेच सकते हैं, कोई चीज होती है, लेकिन सैलरी को, एक्सपेंसेस को आप मार्केट में बेच नहीं सकते। जैसे मान लो आपने अपने मकान मालिक को या दुकान का जो भी मालिक है उसको रेंट पेमेंट किया, तो ये रेंट आपके बिजनेस का क्या हो गया? खर्च हो गया। आपने दुकान में बिजली लगवाया, तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके बिजनेस का क्या हो गया? खर्च हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे खर्चे हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने अपने दुकान में अकाउंटिंग करने के लिए कॉपी ले आया, पेन ले लिया, तो ये सब आपके बिजनेस का कैसा खर्चा है? स्टेशनरी का खर्चा है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस।
बोल सकते हैं ना, स्टेशनरी का खर्चा। इसके अलावा मान लो आपने माल मंगाने के लिए कुछ भाड़ा पे किया, जैसे मान लीजिए माल आपका ट्रांसपोर्ट में आ गया, अब माल को ट्रांसपोर्ट से दुकान तक लाना है या गोडाउन तक लाना है, तो आपको कुछ भाड़ा पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैरेज या वेजेस। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी दुकान के पर्पज से कहीं जा रहे हैं कुछ माल खरीदने के लिए या सामान खरीदने के लिए, तो ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा दुकान में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसके अलावा और भी आपके दुकान में कई सारे छोटे छोटे खर्चे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर अगर आप छोटे लेवल पे बात करते हैं और बड़े लेवल पे बात करेंगे, तो मान लीजिए मीटिंग हुई, एक बड़ी कंपनी है उसमें मीटिंग हुई लोगों का, उसके मैनेजर्स की मीटिंग हुई, तो जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब उस बिजनेस के ही खर्चे माने जाएंगे। छोटे लेवल पे बात करेंगे तो मान लीजिए आपने अपने दुकान के 4 स्टाफ को रोका है कि यार आज रात में 10 बजे तक काम करना है, हम तुम लोग को चाय नाश्ते का यहीं पे व्यवस्था दे देंगे। तो शाम को कुछ स्नैक्स मंगवा दिया, टी है, समोसा, कुछ भी, तो उसको एक उसके लिए एक अलग हेड बनाते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। या आपने अपने कस्टमर के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दिया, या कुछ भी इस तरह का रिफ्रेशमेंट आइटम मंगवा दिया, तो वो भी आपके बिजनेस का क्या है, खर्चा है। इसके अलावा आपके शॉप में और भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे अगर आपके माइंड में कोई खर्चा आ रहा है तो बताइए। नो, चलिए, एक हेड होता है जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब बहुत छोटे छोटे खर्चे जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रिफ्रेशमेंट का कोई हेड नहीं है, ठीक है, और आपने जो है वो एक एक पानी का बोतल मंगा लिया, तो उसको किस में डालेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डालेंगे। आपके दुकान के आगे बेगर आ गया, आपने उसको 50 रुपए दे दिए, तो दुकान से तो 50 रुपए निकल गए, लिखना तो पड़ेगा ही उसको क्योंकि आपको ट्रू प्रॉफिट चाहिए। तो वो सबको कहाँ डालेंगे, मिसलेनियस के हेड में डाल देंगे। जितनी जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी उतना ज्यादा आपका खर्च होगा, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम भी उसी हिसाब से है। और जितना छोटा दुकान होगा उतना कम आपका एक्सपेंडिचर होगा। ये वैरी करता है नेचर और स्केल के ऊपर का, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है और बिजनेस का स्केल क्या है। स्केल मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, और नेचर मतलब किस टाइप का बिजनेस है। कुछ बिजनेस में खर्चे ज्यादा अलग अलग आते हैं और ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है किसी की अपनी दुकान हो तो रेंट ना ना उसको पे करना पड़े, लेकिन किसी की रेंटेड दुकान है तो जो जरूरी नहीं है कि हर दुकान में हर खर्चा आएगा। ठीक है। एक बार एक्सपेंस को नोट कर लीजिए, फिर उसके एग्जांपल्स को भी आप नोट कर लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बार यहाँ भी समझ लीजिए कुछ खर्चे। आपने अपने बिजनेस में एडवर्टीजमेंट कराया, तो एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट आपके दुकान का खर्चा है। अभी अभी मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल दिया था, सैलरी का पेमेंट आप कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, घर का नहीं दुकान का, सिर्फ और सिर्फ दुकान के खर्चे यहाँ पे नोट होंगे। ओनर ने अपने घर में बिजली का बिल पे किया, वो दुकान के खर्चे में काउंट नहीं किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट कैरेज, कैरेज मतलब भाड़ा, या इसी को वेजेस भी कहते हैं। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, एडवर्टीजमेंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या लिखा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अगर माल रास्ते में डिस्ट्रॉय हो तो हमें उसकी भरपाई मिल जाए। तो अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं गुड्स का, तो इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो भी आपके खर्चे हो गए। इसके अलावा मैंने लिखा था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, छोटे छोटे खर्चे जिसको आप हेड में नहीं डाल सकते हैं, कितना हेड बनाऊं, तो मिसलेनियस का हेड बना दिया, उसमें डाल दी। जितने खर्चा जितना ज्यादा रहेगा प्रॉफिट उतनी कम रहेगी, खर्चा जितना कम रहेगा प्रॉफिट उतनी ही ज्यादा रहेगी।
डन। चलिए, अच्छी बात है अगर लिख लिया तो आपने। तो आपको एक बार बेसिकली एक्सपेंस और एसेट में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंस क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। एक्सपेंस को हम मार्केट में बेच नहीं सकते, लेकिन एसेट को हम मार्केट में बेच सकते हैं। एसेट्स की एक फ्यूचर वैल्यू होती है, ये अब मेरे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। और एक्सपेंस हम क्यों करते हैं, उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमें वो खर्च करना जरूरी होता है, इसलिए वो हम एक्सपेंस करते हैं, अपने बिजनेस में खर्च करते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा इनकम, ठीक है। और उसके बाद बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएंगे, आगे चल के जितने भी छोटे छोटे टर्म्स आएंगे मैं साथ साथ में बताऊंगी। और कल हम लोग आ जाएंगे रूल्स के ऊपर, ठीक है। जर्नल एंट्रीज के रूल्स वगैरह, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम समझेंगे क्या होता है, रूल्स समझेंगे। और उसके नेक्स्ट डे हम लोग 1 से 2 दिन में हम लोग जर्नल एंट्री बनाना शुरू कर देंगे। जर्नल एंट्री याद है ना, क्या बताया था मैंने, स्टेप होता है जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर मतलब एक एक चैप्टर हम लोग करना शुरू कर देंगे उसके, ठीक। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। बुक्स ले लीजिएगा, तो जैसे ही मुझे बुक्स की जरूरत पड़ेगी 3 या 4 दिन बाद, तो फिर ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मैम बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन।